केशी एक ऐसी नागिन थी जिसमें रूप और सुंदरता के सब गुण भली भांति उपलब्ध थे। जो भी उसकी मनमोहक सुंदरता को देख लेता तो उसमें खो जाता और उसके केश इतने लंबे थे कि वो किसी को भी अपनी कुंडली में जकड़ने की जगह केश में जकड़ कर ही मार सकती थी। एक दिन उसकी माँ महिमा केशी के बालों में तेल लगाते हुए कहती है, केशी पुत्री, तुम्हारे केश बहुत सुंदर है और नागलोक का हर नाग तुम्हारे रंग रूप के साथ साथ तुम्हारे केशों का भी दीवाना है। हमारे हिसाब से अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे पिता नागराज से तुम्हारे विवाह की बात कर लेनी चाहिए। माँ, भी तो मेरी जहर पीने की उम्र है, रूप बदलने की उम्र कहाँ है। मुझे विवाह जैसे बड़े कार्य में क्यों फंसा रही हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे 1 वर्ष और चाहिए अपनी शादी के बारे में सोचने के लिए। अरे जिंदगी तो जी लेने दो मुझे ढंग से। तभी वहाँ केशी के कक्ष में उसके पिता नागराज आकर कहते हैं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ पुत्री, तुमको विवाह नहीं करना? पर क्यों? तुम पूरे 105 साल की हो चुकी हो। उम्र बढ़ जाएगी तो तुम्हारे लिए उचित वर तलाशना कठिन हो जाएगा। वर ना मिले तो ना सही, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। पिताजी, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे लिए कोई ऐसा वर तलाश कर दोगे जो मुझे पसंद नहीं आएगा। बस आप मुझे 1 साल दे दीजिए। मैं 1 साल बाकी नागिनों की तरह पृथ्वीलोक पर रहना चाहती हूँ। फिर आप जिससे बोलेंगे, जब बोलेंगे, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम तुमको 1 वर्ष पृथ्वीलोक पर रहने की अनुमति देते हैं। अगर तुम वहाँ 1 साल अपनी पहचान छुपाए और सुरक्षित रह पाई तो मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें तंग नहीं करेंगे। और अगर कोई भी परेशानी हुई तो ये अंगूठी ले लो, इसे पहनते ही हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे और तुमको नागलोक ले आएंगे। लेकिन यहाँ लाकर हम तुम्हारा विवाह उस नाग से करवाएंगे जो हमको पसंद होगा। हम बस तुमको 1 साल अपनी तरह से जीने के लिए उपहार में दे रहे हैं। आई समझ? नागराज इतना कहकर केशी को वो अंगूठी दे देती है और केशी भी अपनी जिद के आगे 1 साल पृथ्वी लोक जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ जाकर वो इंसानी वस्त्र धारण करके एक किराए के घर पर इंसानों की तरह रहने लगती है। वक्त बीतता है और अब केशी को अपना ख्याल रखने में आलस आता था। वो अपने केश नहीं धोती थी और अपने बाल इंसानों की तरह केमिकल लगा लगा कर रंगीन करवाया करती थी, जिससे उसके बाल झड़ने लगते हैं। वक्त बीतता है। 11 महीने में वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है और विग पहनने लगती है। एक दिन उसके कमरे में बैठे हुए वो सोचती है, अब मैं क्या करूं? मुझे पृथ्वीलोक पर आए पूरे 11 महीने हो गए हैं और इन 11 महीनों में मैं अपना तो क्या, अपने केश का भी ध्यान नहीं रख पाई। 1 महीने बाद नागराज और माँ मुझे लेने आ जाएंगे। अगर उन्हें मेरे इन नकली केशों के बारे में पता चल गया तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। नहीं, अगर मैं भाग गई तो वो जादुई गोले में देखकर मुझे फिर से ढूंढ लेंगे और उसमें तो उन्हें मेरा गंजा सिर भी दिख जाएगा। केशी इसी चिंता से परेशान होती है। वक्त बीतता है। नागराज और महिमा अपनी बेटी केशी को विग के साथ पृथ्वी लोक से नागलोक ले आते हैं, लेकिन केशी किसी को कुछ नहीं बताती। वक्त बीतता है। एक दिन नागराज केशी के कक्ष के द्वार पर दस्तक देते हैं और गंजी केशी अपने कक्ष से बोलती है, क्या हुआ पिताजी? क्या काम है आपको? मैं अभी द्वार नहीं खोल सकती। अब क्या हमको अपनी पुत्री के कक्ष में दाखिल होने के लिए भी पर्याप्त कारण तलाशना होगा? केशी, द्वार खोलो, कोई तुमसे मिलने आया है। थोड़ी देर रुकिए पिताजी। हाय हाय, जो भी आया है वो तो मुझे देखकर ही भाग जाएगा। विग कहाँ रखती मैंने अपनी? तलाशनी पड़ेगी वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। इतना सोचकर केशी को विग दिख जाती है, जिसके बाद वो किसी तरह उसे सर पर लगाकर कक्ष का द्वार खोलती है और नागराज के साथ महेश कक्ष के बाहर खड़ा होता है और दोनों कक्ष के अंदर आते हैं। अंदर आकर नागराज कहते हैं, पुत्री, वैसे तो तुमने पृथ्वीलोक पर 1 साल अच्छे से बिताया है, इसीलिए अब मैं अपने पसंदीदा वर से तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। इसीलिए मैंने अपने नाग मित्र के पुत्र नाग महेश को तुम्हारे लिए चुना है। अब तुम ये बताओ कि तुमको ये कैसा लगा? हाय हाय हाय, कितना सुंदर, खूबसूरत, हसीन। समझ रही है केसी? हैंडसम, हसीन,
खूबसूरत, मतलब 4 नेवले आ जाए ना तो हमें उस नाग को नेवलों से बचाना पड़े, इतना खूबसूरत। कहाँ खो गई हो केशी? बोलो कुछ। महेश तुमको कैसा लगा? मुझे पहले पता होता कि मेरा विवाह इससे होने वाला है, मैं तो 1 साल पृथ्वीलोक पर बर्बाद ही ना करती और अपने केशों का बलिदान करके इतनी मूर्ख भी ना बनती। अब तो मैं गंजी नागिन हूँ और इससे अच्छा वर भी मुझे नहीं मिलेगा। केशी! पिताजी, जब आपने महेश को मेरे लिए चुन ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली? मुझे ये विवाह स्वीकार है। नागराज इस बात से प्रसन्न होकर महेश के साथ चले जाते हैं और महेश को भी केशी पसंद आती है। नागराज दोनों के विवाह के लिए 7 दिन पश्चात का शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। वक्त बीतता है। एक सुबह जब केशी मस्त बैठी होती है, तभी उसकी माँ आकर उसके कक्ष का द्वार दस्तक देती है। केशी, द्वार खोल। एक तो जब से तू पृथ्वीलोक से आई है, पता नहीं क्यों जब देखो अपना कक्ष बंद करके रखती है। महिमा की आवाज सुनकर केशी ये भूल जाती है कि उसके सर पर नकली केश की विग नहीं लगी है और वो द्वार खोल देती है, जिसके बाद महिमा उसे देखकर चकित रह जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। केशी उसे किसी तरह अपने कक्ष के विश्राम बिस्तर पर लिटाकर उसे जगाती है और महिमा जाग कर कहती है, ये क्या है? क्या हुआ माँ, आप बेहोश कैसे हो गई? केशी, ये बता कि तेरे सारे केश कहाँ गए? अब तक तो थे। जिसके बाद केशी का ध्यान आता है कि उसके सर पर केश नहीं है और वो घबराकर अपनी माँ को सब बता देती है। ये सब जानकर महिमा केशी से कहती है, पुत्री, माना इतनी बड़ी नादानी में तेरे केश चले गए और 2 दिन पश्चात तेरा महेश नाग से विवाह है जो तुझे पसंद है, लेकिन तू अपने स्वार्थ में अंधी होकर उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? ये धोखा है और नागराज की पुत्री होकर इतना बड़ा झूठ बोलना तुझे शोभा नहीं देता। बाकी तेरी मर्जी। महिमा इतना कहकर उसके कक्ष से चली जाती है, जिसके बाद उसे विवाह से पूर्व महेश से मिलने की आज्ञा नहीं दी जाती, जिस वजह से वो महेश को अपनी गंजी होने की सच्चाई नहीं बता पाती। विवाह वाले दिन केशी तैयार होकर विवाह मंडप में घूंघट किए आती है और महेश उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। उनके विवाह के मंडप पर पूरा नागलोक और नागराज और केशी की माँ महिमा मौजूद होते हैं। केशी अपने सर का घूंघट हटाकर अपना गंजा सर महेश को दिखाकर कहती है, महेश, मैं तुमसे झूठ बोलकर विवाह नहीं करना चाहती। मेरी एक सच्चाई है कि मैं एक गंजी नागिन हूँ। मैंने पृथ्वीलोक जाकर अपने बालों का बलिदान दे दिया और ये सब कर लिया। धीरे धीरे मेरे सारे बाल खत्म हो गए और दोबारा वो कभी वापस ही नहीं आए, जिसके चलते मुझे नकली विग का सहारा लेना पड़ता है। मुझे माफ कर दो। केशी, ये तुम्हारी कोई पृथ्वीलोक के चलचित्र अर्थात मूवी का कोई सीन नहीं है कि तुम अंत में अपनी सच्चाई बताओगी और मैं तुमको माफ कर दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? मैं किसी गंजी नागिन से विवाह में रुचि नहीं रखता, मुझे माफ करो। इतना कहकर महेश चला जाता है और केशी फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद नागराज ये देखकर कहती है, पुत्री रोना बंद करो, जो होना था हो गया। पिताजी, आप भी मुझे माफ नहीं करेंगे ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एक झूठा रिश्ता नहीं चला सकती थी, मुझे माफ कर दीजिए। हम दोनों को तुम पर गर्व है पुत्री। अपनी सच्चाई को स्वीकार कर कर सच्चाई बताने में साहस होता है। जिसके बाद केशी को महिमा और नागराज तो माफ कर देते हैं, लेकिन उसको अपनी एक गलती की वजह से अपने केशव और महेश दोनों से हाथ धोना पड़ता है और केशी के केश कभी वापस नहीं आते और वो नागलोक की पहली गंजी नागिन बन जाती है। अब उसकी जिंदगी में कोई नाग आएगा या नहीं, ये आप हमें बताइए। राधिका और उसका प्रेमी आकाश गांव के पास वाले जंगल में बेर के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राधिका कहती है, आकाश, तुम जल्दी से माँ बापू से हमारे ब्याह की बात काहे नहीं करते? कब तक हम ऐसे जंगल में छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अरे ब्याह तो तब होगा ना जब हमारी कोनो नौकरी लगेगी, वरना शादी करके तुम घर आओगी तो खाओगी क्या? बेर। बेर? घर आकर बेर खाओगी तुम? घर का तो पता नहीं, पर अभी हमें ये रसीले बेर खाने हैं। हटो, हमें तोड़ने दो। इतना कहकर राधिका ऊपर की ओर उछलते हुए
पेड़ से बेर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लंबाई में छोटी होने के कारण उसके हाथ एक भी बेर नहीं लगता। ओहो, ये बेर कितनी ऊंचाई पर फले हैं, एक भी पकड़ में नहीं आ रहा। अरे छुटकी राधिका, बेर ऊंचाई पर नहीं लगे, बल्कि तुम ही कुछ ज्यादा छोटी हो। पर चिंता ना करो, हमारी लंबाई कब काम आएगी, अभी तुम्हारे लिए बेर तोड़त है। इतना कहकर जैसे ही पेड़ से बेर तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पेड़ जोरों से हिलने लगता है। दोनों अचानक पेड़ के जोरों से हिलने से डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी उस पेड़ से एक चुड़ैल नीचे कूदती है, जो कि बोनी होती है। राधिका उस बोनी चुड़ैल का डरावना चेहरा देखकर डर से कांपने लगती है। तो आकाश इतनी बोनी चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाता है। क्यों रे लंबू, अपनी लंबाई से ये पेड़ तोड़ना चाहता है? तुम लंबे 1.5 पसली इंसान खुद को समझते क्या हो? हाँ आकाश, भागो यहाँ से, चुड़ैल है ये। अरे डर काहे रही हो, ये बोनी चुड़ैल हमरा का बिगाड़ लेगी। देखो तो सही कितनी बोनी है ये, लगता है जैसे आधी धरती में गड़ी हो। ए खंबे जैसे आदमी, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है शायद। बोनी हूँ, लेकिन तेरे जैसे 4 आदमियों को कच्चा चबा सकती हूँ। अरे काहे चुड़ैल से पंगा लेते हो, भागो यहाँ से, ना तो हम शादी से पहले ही विधवा हो जाएंगे। अरे यार तुम कितना डरती हो, अब ये 1.5 फुटिया चुड़ैल हमको डराएगी। साला इससे डर गए ना तो कल को धरती का रेंगने वाला कीड़ा भी हम पर थूक के जाएगा। इसको तो अभी उठाकर पटक देंगे हम, देखो तुम। बोनी चुड़ैल लंबे आकाश को शैतान बच्ची समान लगती है, जिसे पकड़ने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ता है। तभी बोनी चुड़ैल उसका हाथ पकड़कर झटके से मोड़ देती है और अचानक से उस पर टूट पड़ती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे मौत के घाट उतार देती है। अपनी आंखों के सामने अपनी प्रेमी की मौत देखकर राधिका सदमे से बेहोश हो जाती है और वो बोनी चुड़ैल जोर से हंसते हुए कहती है, कहा था ना, मुझ बोनी की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। मुझे नफरत है तुम जैसे लंबे लोगों से। बोनी चुड़ैल को लंबे इंसानों का ही शिकार बनाना अच्छा लगता था, इसीलिए बेहोश पड़ी राधिका को वो उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब राधिका को होश आता है तो वो अपने घर में होती है और उसके आसपास गांव के लोगों की भीड़ जमा होती है। तभी उसकी माँ सुनीता उससे कहती है, हाय मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? तू जंगल में ऐसे बेहोश कैसे हो गई? तू जंगल पहुँची कैसे? हाँ बेटिया, और हमार लल्ला कहाँ है? गांव का पिंटू बताए रहा कि वो तुम्हारे साथ जंगल की तरफ गए रहा। उनकी बातें सुनकर राधिका जोर जोर से रोने लगती है और अपने साथ हुई सारी घटना सबको बताती है। बोनी चुड़ैल के बारे में सुनकर गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं और उस बोनी चुड़ैल के हाथों अपने एकलौते बेटे की मौत का पता चलने पर सुखिया रोते हुए कहता है, हे भगवान, वो बोनी चुड़ैल मेरा बेटा खा गई। अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? हाय राम, चुड़ैल डायन का साया तो बड़ा अशुभ होता है और ये तो बोनी चुड़ैल है जिसे लंबे इंसानों से बड़ी नफरत है। मैंने कहा था उसे उस चुड़ैल से बैर ना करे, पर उसे बोना समझ वो उससे लड़ने चला गया और फिर दुनिया से ही चला गया। मूर्ख लड़की, अब से तू जंगल तो क्या, बिना बात के घर से भी बाहर निकली तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हाँ सुनीता बहन बोनी चुड़ैल के दर्शन करके आई है, इसकी नजर उतारो पहले, क्या पता उसका बुरा साया पड़ गया हो छोरी पर। उधर बेचारे सुखिया का बुरा हाल था तो सुनीता अपनी बेटी के सुरक्षित लौट आने पर भगवान का शुक्रिया कर रही थी। बोनी चुड़ैल जंगल में यूं ही भटकते हुए दिन काट रही थी। एक दिन रात के समय वो भटकते हुए गांव पहुंच जाती है, जहां राधिका की माँ अपने आंगन में खाट खड़ी कर घर को जा रही थी। तभी वो बोनी चुड़ैल उसका पल्लू पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है, जिससे उसके हाथ में खरोच आ जाती है। बोनी चुड़ैल को अपने सामने देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। बचाओ, गांव वालों मेरी मदद करो। चुप हो जा पागल औरत, वरना यहीं तेरी समाधि बना दूंगी।
नहीं, मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दे बोनी चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। मैं बहुत भूखी हूँ। देख, 4 दिन से शिकार नहीं किया तो मेरा कद और घटता जा रहा है। मुझे कोई लंबा इंसान शिकार के लिए लाके दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना। वो सामने टिल्लू पहलवान का घर है। वो आदमी बहुत लंबा और हट्टा कट्टा है, तो तुम उसका शिकार कर लो। उसकी बात सुन बोनी चुड़ैल उसे छोड़ देती है। सुनीता अपनी जान बचाने के लिए टिल्लू पहलवान को फंसा देती है। बोनी चुड़ैल टिल्लू पहलवान का दरवाजा पीटती है। टिल्लू पहलवान खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो नींद में दरवाजा खोलता है। तभी बोनी चुड़ैल उस पर झपट्टे से कूद पड़ती है और उसके पैरों को अपने नुकीले दांतों से घायल कर देती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले बाहर आते हैं और उनके सामने ही वो बोनी चुड़ैल टिल्लू पहलवान के शरीर को बोटी बोटी नोचकर खा जाती है और वहां से जंगल की तरफ चली जाती है। सभी गांव वाले डर के मारे कांप रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी आंखों के सामने आखिर ये क्या हो रहा है। हाय राम, ये बोनी चुड़ैल तो अपने से 4 गुने लंबे आदमी को खीरे मूली की तरह कचर कचर खा गई। वो बोनी चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक मालूम पड़ती है। वो तो मैं उसके हाथों बच गई, वरना तो आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। इसका मतलब पहले जो चिल्लाने की आवाज आई वो आपकी थी? हाँ, मैंने अपनी जान बचाने के लिए टिल्लू के घर की ओर इशारा कर दिया। अरे सुनीता बहन, कैसी औरत हो तुम। खुद को बचाए के चक्कर में वो पहलवान की बलि चढ़ा दी। अरे तो क्या करती, उस 1.5 फुटिया चुड़ैल का शिकार बन जाती। और मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पर माँ, इस तरह तो ये बोनी चुड़ैल गांव में मौत का मेला लगा देगी। इस बोनी चुड़ैल का खात्मा जरूरी है। इसने बेचारे आकाश और आज पहलवान काका को अपना शिकार बनाया। अरे ओ खात्मे वाली, इस बेलन जैसी चुड़ैल के गले में घंटी कौन बांधेगा? देख कैसे नोच नोच के खा गई पहलवान को। सभी बोनी चुड़ैल से गांव के लोगों की रक्षा के लिए सोच विचार करते हैं और अगले दिन हिम्मत करके शाम को पानी लेने के बहाने जानकी और सुनीता जंगल के पास वाले कुएं पर जाकर जोर जोर से बातें करना शुरू करती है। अरे सुनीता, मैंने सुना है शाम के समय इस कुएं का पानी जादुई हो जाता है। हाँ, सही कह रही है जानकी, तभी तो इस समय तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। इस कुएं की तरफ अपना मुंह कर और तू जो भी मांगेगी वो सब पूरा हो जाएगा। सच में? अरे और नहीं तो क्या, वो गन्ने के खेत वाला बोना कल्लू है ना, वो भी इस कुएं की बदौलत ही खम्बे जितना लंबा हुआ है। दोनों की ये बातें पास के ही पेड़ पर बैठी बोनी चुड़ैल सुन रही होती है। लंबा होने की चाह में वो भी तुरंत पेड़ से नीचे कूद पड़ती है और कुएं की तरफ उछलने लगती है। लेकिन बोनी होने के कारण वो कुएं के छोर तक पहुंच नहीं पाती, तो वो एक पत्थर के सहारे कुएं पर चढ़ जाती है। तभी सुखिया और राधिका पीछे से आकर बोनी चुड़ैल को कुएं में धक्का दे देते हैं। लेकिन चुड़ैल राधिका का हाथ पकड़ लेती है और उसे भी अपने साथ कुएं में खींच लेती है। इस तरह बोनी चुड़ैल के खात्मे में राधिका को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है।